हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आपके इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त हुई। जैसा कि हमारे क्लास 12th का सिलेबस चल रहा था, क्लास 12th का अनसॉल्व पेपर चल रहा था, उसी प्रकार हमारा आज क्लास 10th यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम, क्लास 10th यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का अनसॉल्व सॉल्व करवाने जा रहे हैं आज हम। यानी क्लास 10th साइंस का अनसॉल्व पेपर यूपी बोर्ड से सॉल्व होने जा रहा है और जिसे आप लोग ध्यान से देखेंगे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो मेरे पास भैया ये HM का अनसॉल्व पेपर है और इसका 2020 का हम पहला सेट सॉल्व करने जा रहे हैं। अनसॉल्व पेपर साइंस 2020 सेट फर्स्ट 824 NG क्लास 10th इंग्लिश मीडियम, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के वीडियोस आएंगे बराबर से, कंटिन्यू आप पर होते रहेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है अनसॉल्व पेपर वो तीनों हैं। तो इससे कि आज जो है समय लगने वाला है इस वीडियो में। तो हम लोग अभी चल रहे हैं पार्ट ए यानी कि फिजिक्स, ठीक है। पार्ट ए फिजिक्स हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं पहले। तो पार्ट ए में जो फिजिक्स है हमारा, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो ऑप्शनल है उसकी बात करते हैं। तो पहले का जो ए नंबर है, when placing our object in front of which mirror its self-reflection will be real upside down and quite small in size 1। तो जो ये दिया हुआ है कि डाउन एंड क्वाइट स्मॉल इन साइज रेशियो 1, तो इसमें हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा, कॉनकेव, ठीक है। अब पहले का फर्स्ट का बी, the reflection of an object placed in front of a lens is 3 times the distance of the object from the same lens magnification of the reflection। तो जब लेंथ 3 टाइम्स है तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, ये भी 3 होगा, ठीक है। सी ऑप्शन है, यानी पहले का सी क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ करंट फ्लोइंग इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज, समझ गए भैया। तो इसका यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रिक सर्किट का, यानी इलेक्ट्रिक का यूनिट क्या होता है, इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा एम्पियर, ठीक है भाई, क्या हो जाएगा एम्पियर। अब इसके हम डी में चलते हैं, डी ऑप्शन में, द डायरेक्शन इन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट जनरेटेड इन ए कंडक्टर ड्यू टू वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड कैन बी एस्टिमेटेड बाय द फॉलोइंग रूल्स। ये इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये आपके ऑप्शन समाप्त हो जाते हैं। अब जो हम लोग चलने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलने वाले हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलने वाले हैं और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट है, ठीक है, कौन सा है भैया, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट जो है उसको हम सॉल्व करेंगे। कह रहा है कैलकुलेट द वर्चुअल डेप्थ ऑफ ए ब्लैक डॉट एट द बॉटम ऑफ ए क्यूबिक ब्लॉक मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास विद ईच साइड 4 सेंटीमीटर while the refractive index of glass is 1.6। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसमें हम लिखते हैं क्या है, रिफ्रैक्टेड इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला बनेगा रियल डेप्थ अपॉन apparent डेप्थ, ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है, वेयर इसको अगर साफ कर देते हैं और ये क्वेश्चन सेकंड का है जिसमें हमारा n इज इक्वल टू, ठीक है ना,
एन, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ग्लास का दिया गया है वो 1.6 है, और जो रियल डेप्थ है, रियल डेप्थ जो दी गई है वो है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। तो अब हम इससे क्या करते हैं कि ये वैल्यू एन की वैल्यू मालूम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो एन होता है, और हमें अपार्टमेंट डेप्थ निकालना है। तो हम इसको अगर पक्षांतर कर दें, अपार्टमेंट डेप्थ इक्वल टू हो जाएगा रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रियल जो है आपकी है डेप्थ है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, ये रही, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमारा 1.6 है, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 4 10 जा 40 और 4 4 जा 16, तो 10/4, ठीक है, डिवाइड करेंगे 4 2 जा 8, 2.5 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसको हम साफ करते हैं और चलते हैं अगले सेकंड के बी पर। देखिए थोड़ा सा स्पीड होगी बेटा, ठीक है ना, थोड़ा सा स्पीड लेके चलेंगे। तो सेकंड का जो बी पार्ट है उसकी बात करते हैं। कह रहा था फोकस डिस्टेंस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर। फोकस डिस्टेंस को हम एफ से लिखेंगे, इक्वल टू कितना है, 20 सेंटीमीटर दे रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि कैलकुलेट इन कैपेसिटी, मतलब P इक्वल टू आपको फाइंड करना है। तो हमारा फॉर्मूला होता है P इक्वल टू 1/f। क्या होता है, P इक्वल टू 1/f। तो 1/f कितना है, 20, इक्वल टू डिवाइड करेंगे तो 0.05 डायोप्टर, ये आ जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 0.05 डायोप्टर। सेकंड का सी कह रहा है द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज 10 एम्पियर्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग फ्रॉम इट पर सेकेंड। द चेंज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, तो सेकंड का सी, दूसरे का सी, द वैल्यू ऑफ करंट यानी कि आई की इसको वैल्यू दी गई है 10 एम्पियर्स करंट होता है ये, और चार्ज इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम है। और कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं। आपका जो फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू आई टी। अब उसने कहा पर सेकेंड, तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड हो जाएगा। और एक फॉर्मूला हैंस Q इक्वल टू क्या होता है, NE, तो यहाँ पर रख देंगे NE इक्वल टू आई टी। तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी अपॉन ई। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, आई टी अपॉन ई। तो I की वैल्यू कितनी है, 10 है, इंटू टी क्या 1 हो जाएगा, और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो इसको डिवाइड करें, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 100/16, और ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की है वो प्लस में हो जाएगी। 16 6 जा 6.25 इंटू 10 की पावर 19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ये n की वैल्यू होगी, यानी 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स पास हो जाएंगे, थ्रो हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये भैया आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग चलने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन पर। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए कह रहा एन ऑटो व्हीकल हैज ए कॉन्वेक्स मिरर विद रेडियस ऑफ कर्वेचर 6 meter to see any other vehicle coming from behind at some point a vehicle is at a distance
at of 6 meter from the mirror, then calculate the position and size of its reflection in the mirror at that time. ठीक है, तो थर्ड का ए हम फ्लो करते हैं। तो देखिए होता क्या है कि एक इमेज बनाकर दे जाते हैं, ठीक है, ये मिरर है हमारा और यहाँ पर हमारा जो व्हीकल है, मान लीजिए क्या है, व्हीकल है, इसकी जो डिस्टेंस है ये ए और बी है और यहाँ से ये मिरर ये एम डैश हो जाएगा, यहाँ से एक पैरेलल रेस चलेगी जो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगी और ये यहाँ पर फोकस से चली जाएगी और एक रिफ्लेक्स एक्शन ये इसका हो जाएगा और यहाँ पर इसका ए डैश बी डैश इमेज बन जाता है जहाँ पर दोनों क्रॉस करते हैं, ठीक है। अब इसकी जो आर है यानी डिस्टेंस कितनी दे रहा, आर इक्वल टू 6 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। अब ये है क्या, ये एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के लिए u डिस्टेंस होता है, u इक्वल टू भी 6 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। u इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। r यानी इसकी जो वक्र रेडियस है वो भी 6 है और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो भी 6 मीटर है, ठीक है। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं 1/f मिरर फॉर्मूला से v इक्वल टू 1/u, ठीक है ना। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो अब जो फोकल लेंथ है, अब चूंकि देखिए इसमें रेडियस r दी गई है ना, f तो दी नहीं गई है, तो क्या होता है आपको पता होगा f इक्वल टू क्या होता है, r/2, ठीक है ना। फोकल लेंथ जो होती है वो क्या हो जाएगा, f इक्वल टू r/2। तो हम यहाँ पर रख देंगे 1/r/2 इक्वल टू 1/v प्लस 1/u के लिए -6 हो जाएगा। लेफ्ट साइड में है, मिरर से लेफ्ट साइड की जितनी भी डिस्टेंस होती हैं वो माइनस में रखी जाती हैं, तो ये -6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर हो जाएगा, तो 2 ये कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 2/r इक्वल टू 1/v और प्लस माइनस माइनस 1/6 हो जाएगा और 2/6 r की वैल्यू कितनी दी गई है, 6 है, तो यहाँ पर 6 रख दिया, 1/v माइनस 1/6, ये कट जाएगा 1/3, 1/3 इक्वल टू 1/v माइनस 1/6, ठीक है। अब 1/v इक्वल टू इसको अगर पक्षांतर करें तो क्या होगा कि 1/3 और ये माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, एलसीएम हमारा 6 हो जाएगा, तो 2 + 1, तो 1/v इक्वल टू आ जाएगा 3/6, तो 1/2 हो जाएगा, v इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये हमारे आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आ जाएगा v इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब हमें इसमें इमेजिनेशन निकालना है, इमेजिनेशन को फाइंड करना है। तो इमेजिनेशन क्या हो जाएगा हमारा, m इक्वल टू -v/u, तो -v की वैल्यू कितनी आई, 2 और ये 6, u की वैल्यू कितनी है, 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/3, ठीक है, 1/3। तो एड मिरर द रिफ्लेक्शन इन द मिरर एट दैट टाइम, ठीक। तो ये आपका आंसर लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 1/3, ये। तो थर्ड का ये कंप्लीट हो जाता है। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग, इसको हम कैलकुलेट साफ करते हैं। अब हम लोग चलने वाले हैं थर्ड के ए के और, थर्ड का ए और
ए पर्सन विद मायोपिया कैन सी ओनली अप टू ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स। एक पर्सन है जो मायोपिया का शिकार है, यानी मायोपिया डिसीज से वो ग्रसित है और वो मात्र 10 मीटर डिस्टेंस को ही देख सकता है। कैलकुलेट द नेचर, फोकस, डिस्टेंस एंड कैपेसिटी ऑफ द लेंस फॉर करेक्ट विजन। इसकी कैपेसिटी को कैलकुलेट करना है। तो देखिए कि इसका जो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। क्या होगा भैया, इन्फिनाइट। और v इक्वल टू क्या है, -10 मीटर। ठीक है, इतना देख सकता है। और f इक्वल टू हम लोग फाइंड कर लेंगे। क्लियर। अब हम फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये हो जाएगा। 1/v की वैल्यू कितनी है, माइनस का 10 है, माइनस 1/∞, u की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा -1/10, 1/f इक्वल टू -0। इन्फिनाइट का किसी नंबर में डिवाइड करेंगे तो 0 वैल्यू आ जाएगी। तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा, -10 मीटर, ये। और ये ठीक। अब हमें इसकी कैपेसिटी करना है तो p इक्वल टू क्या होता है, 1/f। क्या होता है भैया, 1/f। तो 1/f की वैल्यू क्या आ गई, -10 इक्वल टू पॉइंट के -0.1 डायोप्टर। ये हमारी कैपेसिटी हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाता है। अब हम इसको साफ करेंगे। आप लोग नोट कर रहे हैं ना, ठीक है ना, आप लोगों को आंसर मिलता रहेगा क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा पेपर, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और थर्ड का बी। और भैया वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और एक बढ़िया सा दमदार कमेंट कर देना। ठीक है ना, ये आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, फ्री में है, घर बैठे आप लोग मेहनत करिए, घर बैठे आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, हम लोग चलने वाले हैं थर्ड के बी पर। 2.3 किलोवाट एंड 230 वोल्ट्स इन रेट एंड ऑन एन इलेक्ट्रिक डिवाइस, हाउ मच इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो। चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं थर्ड के बी को। तो इसमें जो है किलोवाट, जो पावर दी गई है वो 2.3 किलो वाट है, जिसको हम लोग वाट में चेंज करेंगे तो 2.3 इंटू 1000 इक्वल टू आ जाएगा 2300 वाट। ठीक है, या फिर इसी को चाहो तो पावर में भी चेंज कर सकते हो। क्या, 2.3 इंटू 10 की पावर 3 वाट, ये हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपने चेंज करके चाहे मल्टीप्लाई कर ले। और वोल्टेज जो दिया गया है वो दिया गया है 230 वोल्ट। क्लियर हुआ। अब हमसे कह रहा है आई, करंट आपको ज्ञात करना है और रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है ना, करंट और रेजिस्टेंस आपको निकालना है। तो फ्रॉम P इक्वल टू वी आई, फ्रॉम P इक्वल टू वी आई से सॉल्व करेंगे तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/V। अब P की वैल्यू कितनी है हमारी, 2.3 इंटू 10 की पावर 3 आपको 230। ठीक है, तो इसको कर देते 2.3 इंटू 1000 अपॉन 230। पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा, 10 एम्पियर्स। 10 एम्पियर्स, आई की वैल्यू आ गई 10 एम्पियर्स। करंट हमारा 10 एम्पियर होगा। तो हमारी आई की वैल्यू आ जाती है। और अब हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो फ्रॉम P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन आर।
तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन पी। इसको इधर ले जाएंगे, ये इधर चला जाएगा, वी स्क्वायर यानी कि v की वैल्यू 230 इंटू 230 अपॉन पी कितना है हमारा, पी आ जाएगा 23। पावर को चेंज करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा 2300। 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 1 से 1 ये कैंसिल, तो R इक्वल टू आ जाएगा 23 ओम। ठीक है ना, ये R की वैल्यू आ जाएगी। और बाद में हमें निकालना है कंज्यूम्ड एनर्जी। तो यहां लिखेंगे एनर्जी कंज्यूम्ड। ठीक है ना, एनर्जी कंज्यूम्ड फॉर 10 आवर्स, फॉर 10 आवर्स। ठीक है, तो 10 आवर्स में अगर हम एनर्जी कंज्यूम करेंगे इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो ये हो जाएगा 230 इंटू 10 आवर्स अपॉन आर की वैल्यू कितनी है 23। तो इसको काट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 23 और 000। चलिए मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लोग सीरियस लिखेंगे 23000 वाट या फिर 23 किलो वाट, ये आंसर आपका हो जाएगा एनर्जी कंज्यूम। ठीक है, ये थर्ड का बी हो गया आपका। और अब हम लोग चलने वाले हैं थर्ड के बी के और पर। थर्ड का बी और कह रहा द लेंथ ऑफ एन आयरन वायर्स इज L1, एरिया ऑफ द क्रॉस। तो देखिए क्या है, सपोज एक ये वायर है, PQ वायर है। ठीक है, कितना क्या वायर है, PQ वायर है, और इसे की जो डिस्टेंस है, जो इसकी लेंथ है वो क्या है, L1 है। ठीक है ना, और इसका जो एरिया है वो A1। अब अगर इसको हीट किया जाता है तो इसकी लेंथ में परिवर्तन होता है, चेंज हो जाता है। अब ये बन गया P डैश Q डैश, और लेंथ जो है वो L2 हो जाती है। क्या हो जाएगी भैया, L2 हो जाएगी। तो एरिया भी इसका क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। ठीक है, और जब इसको हम चेंज करते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L2 इक्वल टू क्या है, 2L1, यानी लेंथ इतनी ज्यादा हो जाती है कि L1 का 2 गुना हो जाती है, 2 टाइम्स हो जाती है। ठीक है ना, और बट इसमें क्या कह रहा है कि वॉल्यूम इज कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या है भैया, कांस्टेंट है वॉल्यूम। अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो फॉर्मूला हमारा होगा A1L1 इक्वल टू A2L2, ये हो जाएगा। तो A1L1 इक्वल टू A2, और L2 की वैल्यू कितनी है, 2L1, यहाँ रख देंगे इंटू 2L1। तो L1 से L1 कैंसिल आ जाएगा। ठीक है ना, तो A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1/2। ठीक है, A2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, A1/2, यानी लेंथ बढ़ेगी तो एरिया जो है जस्ट उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, रेजिस्टेंस। एक हमारा रेजिस्टेंस फॉर्मूला R इक्वल टू होता है रो L1 अपॉन A1 इक्वल टू, इसकी वैल्यू दी गई है 5 ओम। ठीक है, ये दी गई है। अब हम R डैश निकालते हैं, ये तो हमारा R हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। R डैश क्या हो जाएगा, रो L2 अपॉन A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो 2L1। L2 की वैल्यू क्या है, L2 इक्वल टू 2L1 अपॉन A2। ठीक है ना, अब A2 की वैल्यू क्या निकाली आपने, A1/2, तो इसको भी रख देते हैं, तो ये हो जाएगा A1/2। अब ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, R डैश इक्वल टू रो
L1 इंटू 2 2 जा 4 अपॉन A1। ठीक है, अब बात आती है कि इतना भाग रो L1 अपॉन A1, रो L1 अपॉन A1 इक्वल टू 5 ओम। तो यहाँ पर हो जाएगा R डैश इक्वल टू 5 इंटू 4 इक्वल टू 20 ओम्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा था थर्ड का बी कंप्लीट हो गया। और अब हम लोग चलने वाले हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, कहाँ पर चलने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर चलने वाले हैं। आइए भैया, क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो दिया गया है वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा एडवांस है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 में ये एक डायग्राम दिया गया है न्यूमेरिकल, और इसके इक्वल टू ये कह रहा है कि R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू 30 ओम दे रहा है। ठीक है ना, हाँ जी, और R4 इक्वल टू कितना दे रहा है? 10 ओम्स दे रहा है। R5 इक्वल टू R6 इक्वल टू 40 ओम्स। ठीक है, इतना दिया जा रहा है। इसमें हमें एवरी रेजिस्टेंस पर I1, I2, I3, I4, I5, I6 और V1, V2, V3, V4, V6 आपको निकालना है, यानी वोल्टेज कैलकुलेट करना है। और आपको क्या निकालना है? करंट निकालना है एवरी रेजिस्टेंस पर। तो देखिए हमारे ये क्या है, 1 2 3 है ना, 1 2 3 ये किस में है? पैरेलल फंक्शन में है, पैरेलल सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो पैरेलल सीरीज के लिए क्या हो जाता है आपको पता है, तो हेंस R1 R2 R3 इज पैरेलल सीरीज। सो ठीक है, तो इसका जो कुल रेजिस्टेंस आ जाएगा इन तीनों का हो जाएगा क्या? 30/3 इक्वल टू आ जाएगा 10 ओम्स। ठीक है ना, ये कैसे आ जाएगा ये आपको मालूम है। देखिए 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 के लिए 30 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन 30 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन 30 हो जाएगा। 30 एलसीएम लेंगे, 1 प्लस 1 इक्वल टू 3/30। तो ये R इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30/3 इक्वल टू 10 ओम्स। ठीक है ना, इसी तरह हमारे जो R5 और R6 हैं, R5 एंड R6 इज पैरेलल सीरीज। तो इनका जो आ जाएगा R डैश, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? R डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा? 40/2। इनका टोटल वैल्यू क्या है? 40/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 20 ओम्स आ जाएगा। ठीक है ना, अब हमारा जो R है, सो R डैश एंड R4 मतलब इनका टोटल और इनका टोटल रेजिस्टेंस, इनका टोटल हमने क्या फाइंड किया? R, इनका टोटल क्या फाइंड किया? R डैश, और ये हमारा जो आ जाएगा क्या होगा? R4। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इतना हो गया R4, और देखिए R4 इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 10 ओम्स दिया हुआ है। तो हम निकाल लेते हैं टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 ओम्स प्लस 20 ओम्स प्लस R4 10 ओम्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? 40 ओम्स। ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे V1। तो अब चूंकि देखिए यहाँ पर जो करंट है हमारा इक्वल तीनों में होगा, इन दोनों में इक्वल होगा और यहाँ पर इक्वल होगा, ये हमारा करंट होगा। अब हमारा जो फॉर्मूला होता है क्या लिखेंगे यहाँ साइड में? चलिए यहाँ लिखते हैं, फ्रॉम V इक्वल टू आई आर। फ्रॉम V इक्वल टू आई आर से इसको सॉल्व करते हैं। तो V इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी है? तो ये हो जाएगा V इक्वल टू आई आर से, तो I की वैल्यू 0.4 इंटू
आर जो पहले का आया है, आर की वैल्यू वो 10 है, यानी कि ये आ जाएगा कितना 4 वोल्ट। क्लियर, क्या हो जाएगा भैया 4 वोल्ट। तो देखिए चूंकि ये V1, ये V2, ये V3, तो V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू 4 वोल्ट, ठीक है, ये तीनों में इक्वल हो जाएगा। अब हम निकालते हैं किसके लिए, R4 के लिए, ठीक है ना। तो R4 के लिए क्या हो जाएगा, V4 इक्वल टू 0.4 इंटू 10, है ना। तो ये क्या आ जाएगा 4 वोल्ट, ये भी हो जाएगा भैया। अब निकालते हैं क्या V5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरी 40 है तो पॉइंट के 4 इंटू, ठीक है ना, पॉइंट का 4 इंटू क्या आ जाएगा 20, ये निकाला था हमने ये R डैश, तो ये हो जाएगा 20 इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 वोल्ट, क्या हो जाएगा भैया 8 वोल्ट हो जाएगा। और V5 इक्वल टू V6, क्योंकि पैरेलल में है, ये V5 ये V6 इक्वल होंगे तो 8 वोल्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, इन 6 का सभी रेजिस्टेंस का वोल्टेज आ जाता है, जिसको थोड़ा सा साफ करेंगे, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग आगे चलने वाले हैं। अभी हमारा इसी क्वेश्चन नंबर यही है, और इसके बाद हम लोग चलने वाले हैं इसके करंट फ्लो में। तो I इक्वल टू V अपॉन R, यानी फ्रॉम V अपॉन I इक्वल टू V अपॉन R, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन R1, ठीक है। अब V के मतलब V1 कितना था 4 वोल्ट था, R1 कितना है आपका 30, इसके लिए दिया गया ना R1 R2 इक्वल टू R3 बराबर 30 ओम्स, तो 30 हो जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.133 एम्पियर, ओके। फिर इसी तरह I2 इक्वल टू V2 अपॉन R2। अब V2 का मतलब हुआ V2 हमारा भी कितना आया था, सॉरी, तो चूंकि क्या होगा इनमें इक्वल धारा, इक्वल करंट फ्लो होगा I1 I2 I3, तो जब इक्वल होगा तो I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3 इक्वल टू 0.133 एम्पियर, इन तीनों में करंट एक जैसा ही फ्लो होगा, ठीक है। अब हम I4 की बात करेंगे तो I4 हो जाएगा V4 अपॉन R4। V4 हमारा कितना आया था, तो V4 हमारा आया था 4 अपॉन R4 कितना है 10, ठीक है ना। तो ये सीधा सीधा डिवाइड हो जाएगा और क्या आ जाएगा 0.4 एम्पियर। और फिर हम जब I5 इक्वल टू करेंगे V4 अपॉन R5, तो V4 हमारा कितना आया, सॉरी V4 को V5, तो V5 हमारा आया था 8 वोल्ट अपॉन R5 क्या हो जाएगा 40, तो 8 1 जा 1, 8 5 जा 41 अपॉन 5 इक्वल टू 0.2 एम्पियर। और I5 इक्वल टू I6 इक्वल टू 0.2 एम्पियर, यानी इन दोनों में I5 और I6 जो करंट होगा वो इक्वल होगा, तो ये आपके सारे आंसर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 6, और सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 का जो और दिया गया है, ये व्हाट प्रिंसिपल डज एन इलेक्ट्रिक जनरेटर का है, जो आपके लास्ट चैप्टर में होगा है मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक में, तो वहां से इसको आप स्वयं सॉल्व कर लेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। और वैसे भी इस सेट में भैया सारे न्यूमेरिकल ही दे दिए उसने, है ना, सारे न्यूमेरिकल ही दे दिए, थ्योरी कोई कुछ दी नहीं। और इसका मात्र 4 का जो और है वो थ्योरेटिकल है, वो आप लोग स्वयं आपके नोट्स में होगा, आपके मॉडल पेपर्स में होगा, ठीक है। तो इसको वहां से सॉल्व कर लेंगे। पार्ट बी केमिस्ट्री सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। पार्ट बी केमिस्ट्री का पहला जो है आपका, यानी क्वेश्चन नंबर पहला कह रहे 5 का ए कह रहा था IUPAC नेम ऑफ एथिल अल्कोहल इज, एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम जो होता है वो एथेनॉल होता है। इसमें थर्ड ऑप्शन सही है ETHANOL, एथेनॉल। अब जो है 5 का बी,
ठीक है। द pH ऑफ एल्कलाइन सोल्यूशन इज मोर देन 7। एल्कलाइन सोल्यूशन का जो pH होता है वो मोर देन 7 से हाई होता है, ज्यादा। तो व्हाट इज यूज इन ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी? फर्स्ट ऑप्शन है AgCl। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 के ए पर चलते हैं। डिस्क्राइब बाय गिविंग केमिकल इक्वेशन ऑफ मेटल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम कार्बोनेट ओर ऑफ जिंक मेटल। ठीक है ना। तो हमें जिंक मेटल से इसको सॉल्व करना है। तो जिंक ब्लेंड ZnS प्लस 3O2, ZnS प्लस 3O2, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा भैया? एक सेकेंड। ZnS प्लस 3O2 को सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा क्या? 2ZnO प्लस 2SO2। यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे। अब जो हमारा ZnS है, ऐसा भी हो सकता है ZnS प्लस 2O2 गिव्स आउट ZnSO4 बना देगा। ZnSO4 जो बना हमारा ZnSO4, ये जो है, ठीक है ना, इसको अगर हम हीट करते हैं, क्या करते हैं भैया? हीट, तो ये बना देगा 2ZnO प्लस 2SO2 जो कि गैस है और ये हमारी एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, प्लस O2, ये भी गैस है, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। ZnO जो है इसका रिडक्शन करवा देंगे कार्बन के साथ में। अब चेन करवाएंगे, रिडक्शन करवाते हैं तो ये बन जाएगा Zn प्लस CO। ये हमें मेटल, जिंक मेटल ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से 6 का ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग 6 के बी पर चलने वाले हैं। 6 का बी, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ वन मेथड ईच ऑफ मेकिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड ब्लीचिंग पाउडर। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो यहां पर हो जाएगा 6 का बी। तो सबसे पहले लिख लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस मेकिंग इक्वेशन। ठीक है, बनाने की इक्वेशन करना है। तो आपको पता है कि जिप्सम को अगर हम हीट करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑब्टेन होता है। ठीक है ना। जिप्सम को अगर हम हीट करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑब्टेन 2CaSO4 इंटू 2H2। ये हमारा क्या है? जिप्सम है, जिप्सम। इसको हीट कर देंगे तो ये बन जाएगा CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O प्लस 3H2O। ये है हमारा POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है ना, ये हो जाएगा। और अब हम हेडिंग डालेंगे ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर मेकिंग इक्वेशन। ब्लीचिंग पाउडर की मेकिंग इक्वेशन, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद क्लोरीन इक्वल टू बनेगा CaOCl2 प्लस H2O। ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है, 6 का भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 6 का जो C कह रहा है वो क्या कह रहा है? एक्सप्लेन द क्लीजनिंग एक्शन ऑफ सोप बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मिसेल्स। तो मिसेल्स के बारे में आपकी थ्योरी में है, आपके नोट्स में होगा। आपके नोट्स से इसको थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको आप स्वयं सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। 7 के ए में चलते हैं। एक्सप्लेन द पीरियोडिक टेबल विद द रीजन फॉर द चेंज इन द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पीरियड एंड ए ग्रुप। ठीक है ना। 7 के ए में चलते हैं। तो देखिए, आइए चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 7 का ही एक्सप्लेन द पीरियोडिक टेबल विद द रीजन फॉर द चेंज इन द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पीरियड एंड ए ग्रुप। तो देखिए क्या लिखेंगे,
कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज अक्रॉस ए पीरियड एंड डिक्रीजेज डाउन ए ग्रुप। जैसे ही हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इंक्रीज होता है एटॉमिक नंबर और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। सो इंक्रीज अक्रॉस ए पीरियड एंड डिक्रीजेज, और जब हम अप टू डाउन यानी ऊपर से नीचे चलते हैं ग्रुप में तो डाउन होता है। देयरफॉर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड, तो जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर डाउन होता है, डिक्रीज होता है, क्रमशः घटता है। एंड इंक्रीज डाउन ए ग्रुप, और ऊपर से नीचे चलते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है यानी बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 का बी, एक्सप्लेन द पीरियोडिक टेबल विद द रीजन फॉर द चेंज इन द मेटेलिक कैरेक्टर, नहीं सॉरी 7 का बी, व्हाट इज आयोनिक कंपाउंड, एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ NaCl by इलेक्ट्रॉन डॉट। आयोनिक कंपाउंड इन दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सचेंज बिटवीन एटम्स। क्या होता है इसमें, एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, आदान प्रदान होता है। फॉर एग्जांपल देना है हमको NaCl का, देखिए NaCl, Na की आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होता है और Cl की आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 होता है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए Na अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो Na प्लस, और Cl ने एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिया तो माइनस, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आ गया भैया, ठीक है ना, 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं, तो इसको हम साफ करते हैं, आपने लिख भी लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि राइट द केमिकल इक्वेशन एंड आल्सो ये यूज ऑफ 3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड। ठीक है भैया, तो एथेनोइक एसिड जो है हमें क्या करना है, इसके केमिकल प्रॉपर्टी बताना है। तो लिख सकते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 8 है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एथेनोइक एसिड। नंबर 1, रिएक्ट विद NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते। तो एथेनोइक एसिड का हमारा फॉर्मूला होता है CH3COOH प्लस रिएक्ट करवाते हैं NaOH से, तो ये बना देगा CH3COONA प्लस H2O, सोडियम एसीटेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम एसीटेट इज फॉर्म्ड। सेकेंड क्वेश्चन पॉइंट हो जाएगा कि रिएक्ट विद PCl5, तो CH3COOH प्लस PCl5 इज इक्वल टू CH3COCl प्लस POCl3 प्लस HCl। और थर्ड पॉइंट पर है रिएक्ट विद C2H5OH, एथिल अल्कोहल से, तो CH3COOH प्लस C2H5OH इक्वल टू CH3COOC2H5 प्लस H2। और यूजेस की बात करें तो आपके नोट में भी लिखा होगा, एंड इसको हम यूज कर सकते हैं विनेगर इंडस्ट्री में, इसका काफ़ी यूज होता है। विनेगर इंडस्ट्री है ना, सिरका वगैरह बनाने में इसका बहुत यूज होता है, विनेगर इंडस्ट्री में इसका बहुत यूज किया जाता है। अच्छा भैया, क्वेश्चन नंबर 8 का जो और है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर जो 8 का और है उसमें कह रहा है कि राइट ए कमेंट ऑन द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन, होमोलॉगस सीरीज, ऑक्सीडेशन रिएक्शन पूछ रहा है, होमोलॉगस सीरीज पूछ रहा है, और आगे कह रहा है कि एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के IUPAC नेम बनाने हैं। ठीक है ना, तो देखिएगा कि जो ऑक्सीडेशन और होमोलॉगस सीरीज यानी 8 का और
का फर्स्ट है ए नंबर है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये आपके नोट्स में है, आप स्वयं कर लेंगे। और बी नंबर पर है होमोलॉगस सीरीज, होमोलॉगस सीरीज। ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है और ये चैप्टर 4 पर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने थोड़ी देर के लिए SCHO ले लेते हैं, ये हमारा एक एल्डिहाइड आता है ना, ठीक है, यहाँ पर डाल देते हैं एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में कितना है, 1 कार्बन पर क्या होता है, मेथ होता है, प्लस एन हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड का अल इक्वल टू बन जाएगा क्या, मेथेनल, ठीक है। और दूसरा हमारा कीटोन दे रहे हैं, कीटोन। कीटोन का क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया CH3CO, तो ये बन जाएगा क्या, प्रोपेनोन 2, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए फॉर एग्जांपल HCOOH लिया और इसका नेम करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा जो है क्या, यानी कि पार्ट बी समाप्त हो जाता है। हम लोग चल रहे हैं पार्ट सी, बायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 9 का ए, द नंबर ऑफ कैविटीज इन ए ह्यूमन हार्ट इज। ह्यूमन हार्ट में कितनी कैविटीज होती हैं, कितने चैम्बर्स होते हैं, इसका 4th ऑप्शन सही है, 4। बी नंबर 9 का बी। सेल्स आर फाउंड इन पोर्स, 2nd ऑप्शन सही है, पोर्स। सी, which part is more suitable for vegetative amplification in plants? फर्स्ट ऑप्शन सही है, स्टेम। और डी, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज जाइगोट। जाइगोट हमेशा डिप्लॉयड होता है, 3rd ऑप्शन सही है, 2x हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 10 का ए, डिफाइन फॉसिल, फॉसिल और इलिस्ट्रेट इट्स सिग्निफिकेंस विद एन एग्जाम्पल। तो ये आपका जो है, ठीक है ना, ये आपको आपके किसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपकी थ्योरी यानी नोट्स पर उपलब्ध होगा। योर नोट्स आपके नोट्स पर उपलब्ध है और वहां पर देख लीजिएगा, नहीं तो ठीक है। और अगर नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं कि ये अवतार का पेज नंबर 87 पर है, ठीक है ना। अवतार पेज नंबर 87 पर दिया हुआ। यदि आपके पास, ठीक है, अवतार का मॉडल पेपर है, अवतार का अगर मॉडल पेपर है तो उसमें पेज नंबर 87 पर दिया हुआ है, ये इसका आंसर। तो भैया क्या होता है ना कि अगर हम इसको बहुत सारा कुछ सॉल्व करवाएंगे, थ्योरी लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए थ्योरी नहीं, केवल न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। और 10 का जो बी है, 10 का बी, 10 के बी में कह रहे हैं राइट द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ये भी आपके नोट्स पर उपलब्ध है, ठीक है, नोट्स पर दिया हुआ है। अन्यथा अवतार के पेज नंबर 62 यहां से आप इसको आंसर देख सकते हैं। अवतार का पेज नंबर 62 पर इसका आंसर है। और 10 का जो सी है, 10 का सी क्या कह रहा है कि राइट ए ब्रीफ नोट ऑन वाइल्ड लाइफ, ठीक है ना, वाइल्ड लाइफ पर। तो जो आपको लिखना है ये भी आपके नोट्स पर लिखा होगा, और नहीं तो आपके मॉडल पेपर पर आपको आसानी से मिल जाएगा वाइल्ड लाइफ के बारे में, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है। भैया थ्योरी का कोई भी
नहीं किया जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है राइट द नेम एंड फंक्शंस ऑफ टू प्लांट हार्मोन्स। 11 का ए कह रहा नेम राइट द नेम एंड फंक्शंस। नेम की बात करें तो ऑक्सिन होता है, जिब्रेलिन होता है, ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, एथिलीन है, ये सारे प्लांट हार्मोन्स होते हैं। और बट ये जो आपके 30% अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर यानी जो आपका यूपी बोर्ड ने 30% लेस किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं कि इसका और 11 का और What are voluntary and involuntary response illustrate each of these by example। ये भी आपके 30% के अकॉर्डिंग हटा हुआ है, आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 आपका टोटल हटा हुआ है और ये 11 का ए था। अब हम लोग चलेंगे 11 के बी पर, 11 का बी। ड्रा ए लेवल्ड डायग्राम ऑफ रीनल कैप्सूल नेफ्रॉन एंड डिस्क्राइब इट्स फंक्शन। तो देखिए इसका अगर हम डायग्राम देते हैं तो देखिए मैं आपको डायग्राम एक सिंपल सा देता हूं नेफ्रॉन का। क्या होता है, एक ये देखिए चूल्हा सा बना देंगे और एक ये लाएंगे ऐसे। ठीक है ना। 11 का बी चल रहे हैं हम लोग और ये ऐसे आ करके यहाँ से ऐसे आ करके देखिए। अगर आप बुक का डायग्राम बनाते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आपकी जो इच्छा है वो बनाइएगा। बट बेटा वो बुक का डायग्राम जो होता है बहुत डिफिकल्ट होता है। मैं आपको एक सिंपल सा डायग्राम दे रहा हूँ बना करके जिससे आप पूरे मार्क्स पा सकते हो। ठीक है, पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे ऐसे। ये इस तरह से। ठीक है, ये हमारा ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस। इसको हम कहते हैं बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल। ये इनकमिंग होती है आर्टरी और ये आउटगोइंग होती है। ठीक है, यहाँ पर सेल्स लगी होती हैं जो रीएब्जॉर्प्शन का वर्क करती हैं, फंक्शन करती हैं। ठीक, ये कलेक्टिंग डक्ट होती है, ये हेनले लूप होता है। ठीक, हेनले लूप होता है। तो इसके जो है ये आपका नेफ्रॉन का एक छोटा सा डायग्राम हो जाता है और इसके जो फंक्शंस हैं वो आपके नोट्स पर उपलब्ध होंगे। यानी जो इसके फंक्शन दिए गए हैं वो कहाँ पर होंगे, आपके नोट्स पर होंगे। फंक्शंस कहाँ पर होंगे, आपके नोट्स पर होंगे। अन्यथा अवतार का जो मॉडल पेपर है, अवतार का जो मॉडल पेपर है उसमें 91 पेज नंबर पर दिया हुआ है। ठीक है ना, 91 पेज नंबर पर इसके फंक्शंस आपको मिल जाएंगे। नहीं सुनिए सॉरी 91 नहीं 74 पर, 74 पर इसके आंसर यानी फंक्शंस आपको मिल जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 12। तो ये आपका हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस विद द हेल्प ऑफ डबल हाइब्रिडाइजेशन। तो जो मेंडल्स लॉ है इसमें आपको थर्ड देना है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी थर्ड लॉ देना है। मेंडल्स का कौन सा देना है, थर्ड लॉ देना है। वो आपके मॉडल नोट्स पर उपलब्ध होगा। ठीक है ना। और इसका जो चेकर बोर्ड बनता है वो हम लेते हैं, इसका एग्जाम्पल जो देना है वो मैं आपको बताया दे रहा हूं।
राउंड येलो, और ये हो जाएगा क्या, रिंकल्ड ग्रीन। तो राउंड येलो के लिए कैपिटल आर आर कैपिटल वाई वाई, और ये स्मॉल आर आर स्मॉल वाई वाई। इनके बीच जो गैमीट बनते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसका गैमीट बनता है स्मॉल आर स्मॉल वाई। इनके बीच क्रॉस होता है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये ऑल क्या हो जाते हैं, राउंड येलो हो जाते हैं। अब इनमें जो गैमीट बनते हैं, तो गैमीट कैसे बनाते हैं, आर ये F1 जनरेशन है, और वाई फर्स्ट का थर्ड से क्रॉस कराएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, और इसका इससे कराएंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है। अब इसी गैमीट के आधार पे F2 जनरेशन के लिए हम लोग चेकर बोर्ड बनाएंगे। F2 जनरेशन के लिए हमारा चेकर बोर्ड बनेगा। ठीक है। F2 के लिए है, ये आप लोग इसके नीचे करेंगे। ठीक है। कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, और ये हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, राउंड येलो 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 राउंड येलो। ठीक है। ये हो जाएगा, यानी इसको अगर हम ऐसा क्रॉस कर दें तो कोई आपत्ति नहीं होगी। तो इसका जो जीनोटाइप एंड फिनोटाइप इक्वल टू 9, ये आपका हो जाएगा राउंड ग्रीन, ये भी राउंड ग्रीन होगा और ये भी राउंड ग्रीन होगा, तो 9:3 ये हो जाएगा आपका रिंकल्ड येलो, तो ये भी 3 हो गए, और रिंकल्ड ग्रीन जो है आपका रिंकल्ड ग्रीन 1 हो जाएगा, तो 9:3:1 इसका चेकर बोर्ड है, और डेफिनेशन आपको आपके नोट्स पर उपलब्ध होगी। फिर ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है 12 का और 12 का और राइट द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनेशन, एक्सप्लेन द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस थ्रू ए लेवल डायग्राम ऑफ एन इलोंगेटेड पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो इसकी भी डेफिनेशन आपके नोट्स पर उपलब्ध होगी, और इसका जो लेवल डायग्राम बनता है वो मैं आपको बना करके दिखा रहा हूं इस तरह से। कोई एक फ्लावरिंग प्लांट हो जाएगा, इसे हम कहते हैं स्टिग्मा, ये हमारा स्टाइल होता है, और ये हमारा ओवरी पार्ट होता है, OVARY। यहाँ पर सेपल्स लगे होते हैं, पीटल्स होते हैं,
और ये हमारा स्टामेन होता है। क्या होता है भैया? स्टामेन, जिसमें इस फूले हुए पार्ट को कहते हैं पोलन सैक, और ये होता है फिलामेंट। फिलामेंट होता है, ठीक है। ये पेडिसेल होता है, यहीं पर काइलेक्स होते हैं, ठीक। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। ये क्या है? ओव्यूल्स, ठीक। अब इसका जब फर्टिलाइजेशन होता है, क्या होता है भैया? फर्टिलाइजेशन होता है तो जो पोलन ग्रेन है, क्या है ये भैया? पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन है, या पोलन सैक से निकलते हैं और कहाँ पर पहुंचेंगे? स्टिग्मा पर। स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद ये क्या होते हैं? जर्मिनेट होते हैं इस तरह से। क्या होते हैं भैया? जर्मिनेट। और ये पोलन ट्यूब बनाते हैं। क्या बनाते हैं भैया? पोलन ट्यूब। इसे कहते हैं पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब, ठीक है। और ये पोलन ट्यूब ग्रोथ करते हुए ओव्यूल तक पहुंच जाती है। कहाँ पहुंचती है? ओव्यूल तक पहुंचती है, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन करती है। अब जो हमारा पोलन ग्रेन होता है, उसमें पोलन ग्रेन का अगर हम इस तरह स्ट्रक्चर देखें, पोलन ग्रेन में 3 न्यूक्लियस होते हैं। ये ट्यूब न्यूक्लियस होता है, ट्यूब न्यूक्लियस, और ये होता है हमारा जर्म न्यूक्लियाई, जर्म न्यूक्लियाई। यही फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है कि ओव्यूल का एक न्यूक्लियस, सपोज दैट n मान लेते हैं, n प्लस, और एक न्यूक्लियस यहाँ से मिलेगा 2n बनेगा, और जैसे ही 2n बन जाता है ये किसमें से आता है? वही ये जो दूसरा जर्म न्यूक्लियाई है, ये फिर से इसके साथ फ्यूजन कर जाएगा और 3n हो जाएगा। तो ये हो जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये आपका डायग्राम हो जाएगा, और इसकी जो डेफिनेशन है आपके नोट्स और मॉडल पेपर पर उपलब्ध है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा बहुत बड़ा पेपर हो जाएगा, और सॉल्व करने में भी समय लगेगा। इससे आपकी काफ़ी कुछ हेल्प हो जाएगी, और अब मेरे ख्याल से आपकी बोर्ड एग्जाम की अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो बेटा इसको सॉल्व करिएगा, नोट्स बनाइएगा, और बढ़िया से बढ़िया मेहनत कीजिए, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें, ठीक है ना। तो भैया आज इसी के साथ यहाँ से आपसे विदा लेता हूँ, मिलूंगा अगले सेट पर। तब तक के लिए नमस्कार। और भी एक बार फिर से निवेदन है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके, और आप घर बैठे बढ़िया से बढ़िया तैयारी करें। कंजूसी नहीं करना, कमेंट जरूर करना। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।